Good morning, everyone. I am Meenakshi, student of BSc Chemistry Honors from Pandit Negiram Sharma Government College, Rohtak. Today, my topic of presentation is coordination compound. Coordination compounds को हम study करते हैं coordination chemistry के अंदर. What is coordination chemistry? Coordination chemistry, it is a branch of inorganic chemistry which deals with the study of coordination compounds. This is known as coordination chemistry. सो चलिए आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. सिंपल भाषा में बात करें, सिंपल साफ शब्दों में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि यूजुअली ट्रांजिशन मेटल होता है. ठीक है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. लिगेंड्स जो है अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है. ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, इस टाइप से जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लिगेंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन द कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम और आयन आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ये बात हम पहले कर चुके हैं. मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल देते हैं. अब नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर एडिशन कंपाउंड्स. ये एडिशन कंपाउंड्स है. ऐसा क्यों बोल रही है कि ये एडिशन कंपाउंड्स है? बिकॉज एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि बनते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स. जो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स जब मिलते हैं तो एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एडिशन कंपाउंड के टाइप है. ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. जैसे डायग्राम में दिखाया गया, देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है. सेंट्रल मेटल एटम के पास आसपास लिगेंड्स है. लिगेंड्स ने क्या बना हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करी हुई है. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. जैसे कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, देखिए CO कोबाल्ट, NH3 is ligand here and Cl2. This is a coordination compound. यहाँ पे जो ये CO कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम है. ठीक है, NH3 है, ये क्या है? लिगेंड है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है. Cl2 क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है. और दिस, ये जो पूरा है, दिस इज दिस कंप्लीट एंटिटी, this is coordination sphere and this Cl2 is ionization sphere. coordination sphere और ionization sphere, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा. ionization sphere क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज आयनाइजेबल. ठीक है, ये बातें हम आगे करेंगे. फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या आयनाइजेशन स्फीयर होता है. चलिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सोल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, है ना. तो अब डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि डबल सोल्ट जो है वो ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जब इनको एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, यानी ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं. जिन आयन से बनते हैं उन्हीं में ये टूट जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी, जिनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज होती है. मतलब देयर प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यानी इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है. बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मैंने आपको पहले बताया था वो टूटता नहीं है, वो एज इट इज रहता है. आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज रहता है. तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं. और ये
जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्यों? देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है Fe4 FeCN6 का। ये Fe2 पॉजिटिव प्लस और Cn नेगेटिव आयन का जो है टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिसोसिएट करेगा ही नहीं, ये एज इट इज रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, डबल सोल्ट का पॉइंट देखिए, इन डबल सोल्ट्स द मेटल एटम और आयन एग्जिबिट्स नॉर्मल वैलेंसी। इनमें क्या होती है? नॉर्मल वैलेंसी होती है। लेकिन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर नेगेटिव आयंस और मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इज बियॉन्ड नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा। कैसे? एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जिस चीज़ को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 twice SO2 6H2O, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डबल सोल्ट। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल यहाँ क्या है कि दिया गया है। देखिए जैसे K4FeCN6, दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे चलते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए यहाँ पूरे डिटेल में समझाया गया है इसको। एक सेकेंड। Double salts and coordination compounds. Example, an aqueous solution of potassium will give the test of K positive, Al3 negative and SO4 2 negative. देखिए ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? दिस इज पोटेशियम। जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या देगा? इट गिव्स K पॉजिटिव आयंस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड H2। ये आयंस क्या होंगे? वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये इनका टेस्ट तो देगा अगर प्रेजेंट होंगे तो। ऑन द अदर हैंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मोलिकुलर कंपाउंड दैट रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए जैसे व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6 is dissolved in water, it does not give usual test of Fe2 positive and Cn negative, indicating that FeCN6 4 negative does not dissociate into Fe2 positive and Cn negative। कहता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर है Fe और Cn, ये इनका टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये पानी के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं हुए हैं, दैट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डज नॉट डिसोसिएट, इसलिए अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करते वाटर के अंदर। ठीक है, अब इनको हम जैसे मैं बोल रही थी पहले स्टार्टिंग में कि पहले इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, आजकल की टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से क्यों जाने जाते थे? द कंपाउंड्स दैट हैव कॉम्प्लेक्स आयंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होती हैं। कैसे? देखिए as a central metal ion in the complex ion forms dative or coordinate bond with the species surrounding it. Complex ions are also known as coordinate ions and hence the corresponding compound or known as coordinate compounds या coordination complexes। कहता है कि इनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, CuNH3 6 Cl3 ये वाला। ठीक है, यहाँ देखिए Cl पे कितना चार्ज होता है? Cl एक पे एक नेगेटिव, तो 3 पे 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटली इस कंपाउंड पे कितना चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट है। कहता है कि अगर कोई भी स्पीशीज, इफ द स्पीशीज formed by the linking of molecules or ion by covalent bond to the central metal atom carries net positive or negative charge, it is called as complex ion। वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए जैसे उसमें दिखाया था CuNH3 6 के पास क्या था? नेट पॉजिटिव चार्ज था 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं। और जिन कंपाउंड्स के पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है उनको हम
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं वार्नर्स थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी दी गई थी कब? 1893 में। In 1893, Warner explained a theory about the structure and formation of coordination complexes. देखिए, Alfred Warner, chemist, put forward a theory to explain the formation of complex compounds. It was the first successful explanation, become famous as the coordination theory of complex compounds, which is also known as Warner's theory. अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, वर्नर्स थ्योरी इसके अंदर क्या कहता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं पोस्टुलेट्स को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट्स टू टाइप ऑफ वैलेंसी। जैसे हमने पहले बात की थी, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या जो आयन होता है उसके पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल and correspond to the number of charges on the complex ion. Primary valencies apply equally well to simple salts and to complex and are satisfied by negative ions. देखिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं कोरस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, मैं आपको जैसे समझा देती हूँ। यहाँ इधर वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, CONH3 वाला, CONH3 6 पॉजिटिव। देखो, यहाँ पे हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम इसकी कैसे निकालेंगे? देखिए, Cl3 इस तरह से होता है। तो NH3 क्या होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी तो 0 हो जाएगी, तो X + 0 और इसकी क्या है? -3 है क्लोरीन की, और ओवरऑल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स CO की क्या हो जाएगी? X = 3 आ जाएगा। X = 3 मतलब इसके ऊपर नेट जो है टोटल चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव, इस 3 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है? क्लोरीन। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोरीन सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे समझ आता है। और क्लोरीन क्या है? एक नेगेटिव एंटिटी है, नेगेटिव आयन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि दैट प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू द वैलेंसीज दैट ए मेटल एटम आयन टुवर्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स। सिंपली मत पढ़िए डेफिनेशन के चक्कर में। सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेंगे जो आयंस या एटम्स, उनको देखिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इधर एक सेकेंड, जैसे CONH3 हमने यहाँ हर बार 6 लिया, अब हम ले लेते हैं, चलो 6 ही ले लेते हैं। दिस इज Cl3। जो NH3 लिगेंड है वो कोबाल्ट के साथ क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो 6 है दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इट कोरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 जो अमोनिया जो है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हाँ, और एक बात बताना मैं आपको प्राइमरी वैलेंसी में भूल गई, दैट द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज की। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल बट डायरेक्शनल इन नेचर। सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल नहीं होती है लेकिन डायरेक्शनल होती हैं। डायरेक्शनल क्यों होती हैं? क्योंकि इनसे अगर जो सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अमोनिया कर रहा था,
उससे फ़र्क पड़ेगा कि जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो क्या होंगी, डायरेक्शनल होंगी। जैसे देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करेंगी सेकेंडरी वैलेंसी। देखो एक एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, कोबाल्ट CuNH3 5, ठीक है। लेकिन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 6 जो लिगेंड्स है वो होनी चाहिए थी, और Cl2 है। तो अगर हम इधर एक Cl लगा दें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हेयर Cl क्या कर रहा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए कि क्या प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या सेकेंडरी वैलेंसी, कैसे कौन इनको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। Werner's theory, the postulates of Werner coordination theory were actually based on the experimental evidences rather than theoretical. ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस्ड है, ठीक है। Although Werner theory successful explain the bonding feature in coordination compounds, but still it has drawbacks. इसके drawbacks भी हैं। क्या क्या drawbacks हैं आइए देख लेते हैं। It does not explain why only certain elements form coordination compound. ये नहीं बताती कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। It does not explain why the bonds in the coordination compound have directional properties. ठीक है, क्यों ये नहीं बताती क्यों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। It does not explain the color and magnetic optical property of the complexes. एक कलर मैग्नेटिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताती। ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। अब मैं इतनी देर से लिगिन कर रही हूँ, ये होता क्या है, ये बात हमने करनी रह गई थी, तो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल और आयन विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम और आयन, मतलब लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, उन्हीं को हम लिगेंड बोल देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल और आयन जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, उन्हीं को हम बोल देते हैं लिगेंड। जैसे इसमें देखिए K4FeCN6 में 6 साइनाइड ग्रुप आर कोऑर्डिनेटेड बाय Fe2 पॉजिटिव एंड आर कॉल्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव के एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव लिगेंड्स के। न्यूट्रल के NH3 हो गया। और पॉजिटिव लिगेंड्स के एग्जांपल क्या है, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लुईस एसिड। कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको क्या हम बोल देते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। इतनी बेसिक्स तो मुझे लगता है आपको आते होंगे। और जो लिगेंड होगा वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना। अब हम बात कर लेते हैं डेंटिसिटी की। व्हाट इज डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। डेंटिसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड दैट आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम, या फिर कह दें कि जो कितने जो एटम्स हैं किसी भी लिगेंड के डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड, वन डोनर एटम और वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैन एंड कोऑर्डिनेट विद मेटल आयन एट ओनली वन साइड, ठीक है। जैसे क्लोरीन है गया, NH3 हो गया, H2 हो गया, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब इनकी डेंटिसिटी 1 है, यानी इनके अंदर एक जो एटम है वो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जैसे यहाँ पे Cl नेगेटिव, NH3 में अमोनिया, H2O में ऑक्सीजन, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम बात कर लेते हैं या सीधे पॉलीडेंटेट के बारे में बात कर दी, या मल्टीडेंटेट के बारे में। जैसे 2 और मोर डोनर एटम्स और पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम किसी भी लिगेंड में प्रेजेंट हो, या 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ क्या करा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाली जगह है ना।
दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो तो उनको मल्टी या पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इस टाइप से। बाइडेंटेट मतलब जिसके पास दो डोनर एटम हो, ट्राई मतलब तीन, चार, टेट्रा मतलब चार डोनर एटम, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो के अंदर क्या है, यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन एटम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर रही है, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इथाइलिन डायमाइन डिनोटेड बाय EN, ये देखिए यहाँ पे NH3 अमोनिया, यहाँ एक नाइट्रोजन, एक दूसरा नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और मेन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए इधर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो कि अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। देखिए यहाँ पे जो ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। इसकी डेंटिसिटी नॉर्मली क्या है, 6 है, बट इट कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी। ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज भी कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन अगर हम लगा देते तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 5। अगर एक और लगा देते हैं तो 4, एक और लगा देते हैं इसकी डेंसिटी 3, एक और हाइड्रोजन इसकी डेंसिटी 2। इस तरह से ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है, इसलिए हम EDTA को फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम बात कर लेते हैं एम्बिडेंट लिगेंड की। एम्बिडेंट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है। एक से ज़्यादा डोनर एटम होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ एक बार क्या है, साइनाइड मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन मेटल मतलब जो कार्बन है वो मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। यानी एक टाइम पे बॉन्ड एक ही बनाएगा, लेकिन कभी कार्बन भी बना सकता है, कभी नाइट्रोजन भी। तो इस तरीके के लिगेंड्स को हम बोल देते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड मतलब इसको आप याद रखिए, दो मुंह सा, कहीं से भी काट सकता है, मतलब कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है, पर एक टाइम पे बॉन्ड एक ही बनाएगा। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा क्या है, डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो each ambidentate ligand is a monodentate ligand, but this is not necessary that every monodentate ligand is ambidentate. ये बात आपको समझ आई कि हर एक एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है वो मोनोडेंटेट होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मोनोडेंटेट लिगेंड एम्बिडेंटेट हो, ठीक है। तो अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। द नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स जो है डायरेक्टली अटैच हैं, उसको हम बोल देते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही डिफाइन करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। देखिए जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और शेप मतलब जो ज्योमेट्री हो सकती है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। ये यहाँ बस एक आपको जो छोटा सा ओवरव्यू दिया है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन आ गया। कॉम्प्लेक्स आयन की बात जैसे कि मैं पहले कर चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ ए सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स सेंटर विद a number of other molecules or ions surrounding it। वही बात कह रहा है कि जब भी किसी आयन के आसपास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जो है मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे और उस पूरी एंटिटी पे नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, उसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह गई थी इधर, वो क्या थी कि चिलेशन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। जब भी किसी लिगेंड के पास
दो से ज़्यादा जो डोनर एटम्स होती हैं और वो इस तरह से मेटल एटम को डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स कि वो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस रिंग की फॉर्मेशन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम चिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। और जो वो कंपाउंड बनता है उसको हम मेटल चिलेट बोल देते हैं, ठीक है। जो चिलेशन यानी चिलेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनकी। हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चिलेटिंग कंपाउंड्स। देखो, चिलेशन होगी तो यानी रिंग स्ट्रक्चर 5 या 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, और जो वो स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी यानी जितने ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबल जो है चिलेट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। Chelating ligands do not contain double bond like ethylene diamine form a 5-membered stable ring, ठीक है। 6-member stable ring भी बनते हैं, और जो लिगेंड होंगे उनके पास लार्ज जो अगर उनके साथ लार्जर ग्रुप अटैच्ड होंगे तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा ड्यू टू हिंड्रेंस। अगर लिगेंड के साथ एक बड़ा ग्रुप अटैच है और एक छोटा, तो उस छोटा वाला क्या होगा, बड़े के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन समझी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर वगैरह समझा, ठीक है। फिर हमने बात करी थी वार्नर्स थ्योरी की, उसके पोस्टुलेट्स की, उसके ड्रॉबैक्स की। पोस्टुलेट्स में हमने क्या सीखा, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में सीखा, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सीखा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या सीखी, ये होती है आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल बट डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब इससे जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर हमने बात करी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 इस तरह से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ज्योमेट्री डिटरमाइन करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फिर हमने लिगेंड्स के बारे में देखा। फिर हमने समझा कि लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। फिर हमने उनके एग्जाम्पल्स भी देखे, जिससे नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन इस टाइप से, न्यूट्रल के वाटर, अमोनिया, और पॉजिटिव लिगेंड्स के जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। फिर हमने बात की फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट का, है ना। Ethylene diamine tetraacetate is a flexidentate ligand because it can change its density, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। फिर हमने बात कर ली एम्बीडेंटेट लिगेंड की। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होती है, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास मतलब एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन एक टाइम पे क्या करेगा, एक ही डोनेट करेगा, जैसे साइनाइड वाला। जैसे साइनाइड वाला एग्जाम्पल हमने वहाँ देखा, ठीक है। और हमने ये बात भी देखी कि हर एक जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो ज़रूरी नहीं है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, लेकिन हर एक जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी किस चीज़ की, चिलेशन की। चिलेशन क्या होती है कि भाई जब किसी भी लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं तो एक स्टेबल रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं चिलेशन, और चिलेशन के कारण स्टेबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने कर लिया एक क्विक रिव्यू ऑफ आवर लेक्चर। इन फर्दर आगे हम हमारे लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके अंदर आइसोमेरिज्म कैसे होता है, और फर्दर जो इस थ्योरीज इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है वो आगे हम सब डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया हो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ऑलमोस्ट डन। यस ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारा सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं।
This is done for the today's lecture. I hope you understand the today's lecture. Thank you very much.